हम देखेंगे कक्षा 9 साइंस एनसीईआरटी विज्ञान विषय कक्षा 9 अध्याय 9 ध्वनि। अध्याय के अंदर के सभी प्रश्नों के उत्तर। जो भी अध्याय 9 है कक्षा 9 का ध्वनि, उस अध्याय के अंदर जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्नों के उत्तर हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आगे देखते हैं सभी प्रश्नों के उत्तर। अध्याय का पहला प्रश्न है, किसी माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ आपके कानों तक कैसे पहुंचता है। इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देखेंगे। इसका उत्तर है, ध्वनि की उत्पत्ति वस्तु के कंपन से होती है जो चारों ओर माध्यम के कणों को भी कंपमान कर देती है। माध्यम के कण वस्तु से स्वयं चलकर हमारे कानों तक नहीं पहुंचते हैं। कंपमान वस्तु के सबसे नज़दीक वाले माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं, जो अपने निकटवर्ती कणों पर बल लगाकर उसे भी कंपन करा देते हैं। माध्यम में यह प्रक्रिया चलती रहती है और ध्वनि अपने स्रोत से हमारे कानों तक पहुँच जाती है। इस प्रकार माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ हमारे कानों तक पहुँचता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ध्वनि हमारे कानों तक कैसे पहुँचती है। इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा होता है। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। अध्याय के अंदर के अगला प्रश्न है, आपके विद्यालय घंटी ध्वनि कैसे उत्पन्न करती है। तो जो हमारे विद्यालय में घंटी बजाई जाती है वह ध्वनि कैसे उत्पन्न करती है। तो इसका उत्तर होगा, विद्यालय घंटी धातु की बनी होती है जिसे हथौड़े से चोट करने पर कंपन करने लगती है। कंपमान घंटी हवा में एक विक्षोभ उत्पन्न करती है जिसमें माध्यम के कण अपने स्थान से आगे पीछे दोलन करते हैं और विक्षोभ आगे बढ़ जाता है। इस प्रकार विद्यालय घंटी ध्वनि उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगें क्यों कहते हैं। इसका उत्तर होगा, ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम के कण आगे पीछे कंपन करते हैं और विक्षोभ आगे बढ़ जाता है, इसलिए ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगें कहा जाता है। तो यहाँ हमने इस प्रश्न का उत्तर देखा, ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगें क्यों कहते हैं कि ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकती। जहाँ वायु नहीं होती या कोई माध्यम नहीं होता वहाँ ध्वनि गमन नहीं कर सकती। ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम के कण आगे पीछे कंपन करते हैं, विक्षोभ आगे बढ़ जाता है, इसीलिए ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगें कहा जाता है। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, मान लीजिए आप अपने मित्र के साथ चंद्रमा पर गए हुए हैं, क्या आप अपने मित्र द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सुन पाएंगे। इसका उत्तर होगा, नहीं, चंद्रमा पर हम अपने मित्र द्वारा उत्पन्न ध्वनि को नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। चूँकि चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह वायुमंडल नहीं है, अतः निर्वात में ध्वनि तरंगें गमन नहीं कर सकती और हम चंद्रमा पर अपने मित्र की ध्वनि को नहीं सुन पाएंगे। अगले प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है, तरंग का कौन सा गुण निम्नलिखित को निर्धारित करता है। ए है प्रबलता और बी है तारत्व। तो तरंग का कौन सा गुण प्रबलता को निर्धारित करता है और तरंग का कौन सा गुण तारत्व को निर्धारित करता है। इसका उत्तर हम देखते हैं। तो इसका उत्तर होगा, तरंग का आयाम ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है और बी का उत्तर है, तरंग की आवृत्ति ध्वनि की तारत्व को निर्धारित करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देखा। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जिसका उत्तर यहाँ पर हम देखेंगे, अनुमान लगाइए कि निम्न में से किस ध्वनि का तारत्व अधिक है। गिटार का तारत्व अधिक होगा या कार का हॉर्न, किसका तारत्व अधिक है यहाँ पर हमें देखना है। तो इसका उत्तर होगा गिटार, क्योंकि जो ध्वनि जितनी सुरीली होगी उसकी तारत्व उतनी ही अधिक होगी। तो यहाँ पर गिटार का तारत्व अधिक होगा, क्योंकि जो ध्वनि जितनी सुरीली होती है उसका तारत्व उतना ही अधिक होता है। अगला प्रश्न है, किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, आवर्तकाल तथा आयाम से क्या अभिप्राय है। तो हम देखेंगे तरंग दैर्घ्य या आवृत्ति, आवर्तकाल तथा आयाम किसे कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं, दो क्रमागत संपीड़नों सी अथवा दो क्रमागत बेलनों जिसे आर से निरूपित किया जाता है के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। तरंग दैर्घ्य को लैम्डा ग्रीक अक्षर लैम्डा द्वारा सूचित किया जाता है और इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। तो यह होता है तरंग दैर्घ्य। अगला देखेंगे आवृत्ति। प्रति एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति को ग्रीक अक्षर न्यू द्वारा सूचित किया जाता है और इसका एसआई मात्रक हर्ट्ज या एच होता है। आवर्तकाल, दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत बेलनों को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल को टी अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक सेकंड होता है जिसे एस से निरूपित किया जाता है। तो आवृत्ति तथा आवर्तकाल के मध्य संबंध इस प्रकार है। यहाँ हम देख रहे हैं आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध यहाँ पर दिया गया है, न्यू बराबर 1/λ। अगला है आयाम। आयाम किसे कहते हैं, किसी तरंग के संचरण में माध्यम के कणों का मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विस्थापन को आयाम कहा जाता है। आयाम को ए अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक मीटर या एम होता है। तो आयाम को ए अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है और आयाम हमने देखा कि किसी तरंग के संचरण में माध्यम के कणों का मूल स्थिति, जो भी उसकी मूल स्थिति है, उसके दोनों ओर अधिकतम जो विस्थापन होता है उसे आयाम कहा जाता है और इसका मात्रक हमने देखा मीटर होता है। अगला प्रश्न है, किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य तथा आवृत्ति उसके वेग
से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य तथा आवृत्ति उसके वेग से निम्न प्रकार से संबंधित है। तरंग का वेग बराबर होता है आवृत्ति गुणा तरंग दैर्घ्य, और इसे इस प्रकार से हम सूचित कर सकते हैं जो आप नीचे देख रहे हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा होता है। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज तथा वेग 440 मीटर प्रति सेकंड है। इस तरंग की तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। तो यहाँ पर तरंग दैर्घ्य की गणना की गई है। देखेंगे हम उत्तर। तरंग का वेग बराबर होता है आवृत्ति गुणा तरंग दैर्घ्य। तो तरंग का वेग है 440 मीटर प्रति सेकंड, आवृत्ति है 220 हर्ट्ज और तरंग दैर्घ्य हमें ज्ञात करना है। तो तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर 440 मीटर प्रति सेकंड बटे 220 हर्ट्ज। इसे जब हम हल करेंगे तो हमें उत्तर प्राप्त होता है 2 मीटर। तरंग दैर्घ्य यहाँ पर होगा 2 मीटर। इस प्रकार से आप तरंग दैर्घ्य की गणना कर सकते हैं जब आवृत्ति तथा वेग दिया गया हो। तो अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किसी ध्वनि स्रोत से 450 मीटर दूर बैठा हुआ कोई मनुष्य 500 हर्ट्ज की ध्वनि सुनता है। स्रोत से मनुष्य के पास तक पहुंचने वाले दो क्रमागत संपीड़नों में कितना समय अंतराल होगा? तो इसका उत्तर होगा दिया गया है दूरी d बराबर 450 मीटर, आवृत्ति बराबर 500 हर्ट्ज, आवर्तकाल t जो हमें ज्ञात करना है। तो इसे हम देखेंगे आवर्तकाल किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। तो आगे देखते हैं। आवर्तकाल t बराबर 1 बटे आवृत्ति बराबर 1 बटे 500 हर्ट्ज और बराबर 0.002 सेकंड। आवर्तकाल यहाँ पर हमें प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है ध्वनि की प्रबलता तथा तीव्रता में अंतर बताइए। तो इसका उत्तर होगा ध्वनि की प्रबलता तथा तीव्रता में निम्नलिखित अंतर है। तो ध्वनि की प्रबलता तथा तीव्रता में हम अंतर देखते हैं आगे। इसके लिए आप एक और प्रबलता लिखिए, दूसरी ओर तीव्रता, फिर हम इनके अंतर देखते हैं। तो जैसे प्रबलता में पहला है ध्वनि की प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदना का माप है, जबकि तीव्रता किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। प्रबलता ध्वनि की प्रबलता कानों की संवेदनशीलता पर निर्भर करती है, जबकि तीव्रता कानों की संवेदनशीलता पर निर्भर नहीं करती है। और प्रबलता का मात्रक डेसिबल होता है जिसे डीबी द्वारा निरूपित करते हैं, और तीव्रता का मात्रक वाट प्रति मीटर वर्ग होता है जिसे हम W/m² लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने प्रबलता और तीव्रता में अंतर यहाँ पर देखा। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है वायु, जल या लोहे में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? तो वायु, जल या लोहे में हमें बताना है कि किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है। तो इसका उत्तर होगा दिए गए माध्यमों में से ठोस या लोहे में ध्वनि सबसे तेज चलती है। तो जो माध्यम यहाँ पर दिए गए हैं वायु, जल और लोहा, यहाँ तीनों माध्यम दिए गए हैं जैसे ठोस, द्रव और गैस। तो इसमें से दिए गए माध्यमों में से ठोस में ध्वनि सबसे तेज चलती है। अगला प्रश्न है कोई प्रतिध्वनि 3 सेकंड पश्चात सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 342 मीटर प्रति सेकंड हो तो स्रोत तथा परावर्तक सतह के बीच कितनी दूरी होगी? तो यहाँ पर दिया गया है ध्वनि की चाल बराबर 342 मीटर प्रति सेकंड और प्रतिध्वनि सुनने का समय बराबर 3 सेकंड। यदि स्रोत तथा परावर्तक सतह के बीच की दूरी d हो तो ध्वनि तरंगों द्वारा तय की गई दूरी 2d होगी। आगे हम देखते हैं ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो जो ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी है वह है 2d बराबर होगा 342 मीटर प्रति सेकंड गुणा समय दिया गया है 3 सेकंड। तो इसे जब हम आगे हल करेंगे तो d बराबर हो जाएगा 342 मीटर प्रति सेकंड गुणा 3 सेकंड बटे 2, और जो दूरी हमें प्राप्त होगी वह होगी 513 मीटर। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हमने देखा। हम देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कंसर्ट हॉल की छतें वक्राकार क्यों होती हैं? कंसर्ट हॉल जो होते हैं उनकी छतें वक्राकार क्यों होती हैं? तो इसका उत्तर होगा कंसर्ट हॉल, सम्मेलन कक्ष तथा सिनेमा हॉल की छतें वक्राकार बनाई जाती हैं ताकि परावर्तन के पश्चात ध्वनि हॉल के सभी भागों में पहुंच जाए। तो वक्राकार इसलिए बनाई जाती हैं छतें ताकि परावर्तन के पश्चात ध्वनि हॉल के सभी भागों में पहुंच जाए, क्योंकि ध्वनि का परावर्तन होता है और वह हॉल के सभी भागों में पहुंच जाती है। अगला प्रश्न है सामान्य मनुष्य के कानों के लिए सर्वथा परास क्या है? इसका उत्तर होगा सामान्य मनुष्य के कानों के लिए सर्वथा परास लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। इस परास से कम की ध्वनि मनुष्य नहीं सुन सकता और इस परास से अधिक की ध्वनि भी मनुष्य नहीं सुन सकता। अतः सामान्य मनुष्य के कानों के लिए सर्वथा परास लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। तो अध्याय के अंदर के अगला प्रश्न हम देखेंगे निम्न से संबंधित आवृत्तियों का परास क्या है? अपश्रव्य ध्वनि का परास कितना है और पराध्वनि का परास कितना है? तो उत्तर हम देख लेते हैं। यहाँ पर अपश्रव्य ध्वनि के लिए है 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं, और पराध्वनि कैसे कहते हैं? 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को पराध्वनि कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हमने यहाँ पर पूर्ण किया। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न का उत्तर। अध्याय का अगला और अंतिम प्रश्न है एक पनडुब्बी सोनार स्पंद उत्सर्जित करती है जो पानी के अंदर एक खड़ी चट्टान से टकराकर 1.02 सेकंड के पश्चात वापस लौटता है।
यदि खारे पानी में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड हो तो चट्टान की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर यहाँ पर देखेंगे दिया गया है, खारे पानी में ध्वनि की चाल बराबर 1531 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि को वापस लौटने में लगा समय बराबर 1.02 सेकंड। यदि पनडुब्बी तथा चट्टान के बीच की दूरी d हो तो ध्वनि तरंगों द्वारा तय की गई दूरी 2d होगी। आगे देखेंगे, ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी 2d बराबर 1531 मीटर प्रति सेकंड जो चाल है वो समय है, इसमें गुणा करेंगे 1.02 सेकंड। अब हम d बराबर यहाँ पर ज्ञात करेंगे, तो यहाँ होगा 1531 मीटर प्रति सेकंड गुणा 1.02 सेकंड बटे 2। जब हम इसे हल करते हैं 1531 में गुणा करते हैं 1.02 का और 2 का भाग देते हैं तो हमें उत्तर प्राप्त होता है d बराबर, यह ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी बराबर 780.81 मीटर। तो यहाँ हमने ध्वनि अध्याय के अंदर जो प्रश्न दिए थे उन सबको यहाँ पर देखा। आप इस प्रकार सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट जरूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई अध्याय के प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर पब्लिश किए जाते हैं वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो। जानकारी अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा हो तो अन्य साथियों में शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि आप जो प्रश्नों के उत्तर देख रहे हैं, इन प्रश्नों के उत्तर को आप अपने कक्षा में पढ़ाए गए प्रश्नों के उत्तर जो भी आपके अध्यापक आपको बताते हैं उनसे मिलान जरूर करें। उसके पश्चात ही इन प्रश्नों से तैयारी करें। जो विद्यार्थी प्राइवेट परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका एक बार पुनः धन्यवाद।